नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की ऊंची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, रूपनगर। गांव के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक बात थी जो इस गांव को बाकी सबसे अलग बनाती थी। गांव के ठीक पीछे मौजूद एक झील थी। इस झील का कोई नाम नहीं था, क्योंकि गांव वाले इसे श्रापित झील कहते थे। उनका कहना था कि इस झील में एक प्राचीन आत्मा का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी को, लड़के को, अपनी हवस का शिकार बनाती है। गांव के बच्चे भी इस झील के पास जाने से डरते थे, और बड़े बुजुर्ग तो इस पर बात करने से भी डरते थे। कहा जाता था कि जो भी इस झील के पानी में अपना अक्स देखता है, वह जल्द ही किसी चुड़ैल का शिकार हो जाता है। कई लोग इस घटना का शिकार हो चुके थे, और पुलिस भी इस मामले में हार मान चुकी थी, क्योंकि कोई सुराग नहीं मिलता था। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपना नाम अगली स्टोरी में बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। और जिन लोगों ने हमें पिछले वीडियो में कमेंट किया था, उनके नाम हम कहानी के लास्ट में बोलेंगे, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। इस गांव में आकाश नाम का एक युवा रहता था। वह शहर से यहां अपने पुरखों की जमीन देखने आया था और कुछ दिनों के लिए यहीं बस गया था। आकाश इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। वह हर चीज को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखता था। गांव वालों की बातों को सुनकर उसे हमेशा लगता था कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होगा, कोई बीमारी या कोई प्राकृतिक घटना होगी। एक दिन आकाश ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादू राम से इस झील के बारे में पूछा। दादू राम ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। सदियों पहले यहाँ एक क्रूर राजा रहता था, जिसने एक निर्दोष लड़की को अपनी हवस को पूरा करके उसे इसी झील में डुबोकर मार दिया था। उस लड़की की आत्मा तब से भटक रही है और न्याय मांग रही है। वह हर पूर्णिमा को अपनी हवस मिटाती है और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। आकाश ने दादूराम की बात सुनी, पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली पूर्णिमा आने में केवल 3 दिन बाकी थे। आकाश ने अपनी दूरबीन, कुछ टेस्टिंग किट्स और एक कैमरा पैक किया। उसने अपने दोस्त सुमित को भी अपने साथ ले लिया, जो एक पत्रकार था और ऐसी कहानियों में बहुत रुचि रखता था। सुमित थोड़ा डरा हुआ था, पर आकाश के आत्मविश्वास ने उसे भी हिम्मत दी। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर आकाश और सुमित ने किसी की नहीं सुनी। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। आकाश और सुमित ने झील के पास ही अपना कैंप लगा लिया। सूर्यास्त होते ही झील का पानी गहरा काला दिखने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडी, नम गंध घुल गई थी। आकाश ने अपने इक्विपमेंट्स सेट किए और झील के पानी के सैंपल लेने शुरू किए। सुमित अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था, पर उसका हाथ कांप रहा था। तुम्हें डर लग रहा है सुमित? आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। मानो या न मानो आकाश, ये जगह डरावनी है, सुमित ने कांपते हुए कहा। अचानक झील के बीच में से एक अजीब सी रोशनी उभरने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और एक धुंधली आकृति में बदल गई। आकृति एक लड़की की थी, जिसके बाल पानी की तरह लहरा रहे थे और आंखें चमक रही थीं। सुमित का कैमरा उसके हाथ से छूट गया। सुमित ने चिल्लाया, आकाश देखो! आकाश ने अपनी दूरबीन से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा दादू राम ने बताया था। पर तभी उसे एक और बात समझ में आई। रोशनी केवल आकृति से नहीं आ रही थी, बल्कि उस आकृति के नीचे से भी आ रही थी, झील की गहराई से। आकाश ने तेजी से अपने लैपटॉप पर कुछ डेटा चेक किया। उसने देखा कि झील के पानी में फास्फोरस की मात्रा असामान्य रूप से बहुत अधिक है, और कुछ दुर्लभ खनिज भी हैं जो रात में बायोल्यूमिनेसेंस, जैव चमक, पैदा करते हैं। उसे समझ में आया कि यह आकृति असल में गहरे पानी के शैवाल और कुछ विशेष जलीय जीवों का एक बड़ा झुंड था, जो पूर्णिमा की रात को एक खास तापमान और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण चमकता था। दूर से देखने पर यह एक लड़की की आकृति जैसा लगता था। लेकिन गायब हुए लोगों का क्या? आकाश ने झील के चारों ओर ध्यान से देखा। उसे झील के किनारे पर कुछ अजीब से निशान मिले। ये निशान पानी में जाने वाले और बाहर आने वाले जीवों के थे। आकाश ने अपने साथ लाए हुए ट्रैकर को एक्टिवेट किया और झील के किनारे किनारे चलने लगा। तभी उसे एक बड़ी गुफा का मुंह दिखा, जो झील के ठीक किनारे पर था और झाड़ियों से ढका हुआ था। गुफा के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी।
आकाश और सुमित टॉर्च लेकर गुफा के अंदर गए। अंदर एक गहरी सुरंग थी जो झील के पानी के नीचे से गुजरती थी। मुझे लगता है मैंने रहस्य सुलझा लिया है, आकाश ने कहा। यह कोई आत्मा नहीं बल्कि शिकारी जानवर हैं जो इस गुफा में रहते हैं। जो भी लोग झील में गए उन्हें इन जानवरों ने अपना शिकार बनाया और उनके शवों को गुफा के अंदर खींच लिया। गुफा के अंदर उन्हें कुछ हड्डियां और जानवरों के पंजे के निशान मिले जो जंगली बिल्लियों या तेंदुओं जैसे बड़े शिकारियों के थे। ये गुफा इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थी कि गांव वालों ने कभी इसे देखा ही नहीं था। उन्हें लगा कि यह सब चुड़ैल या आत्मा का काम है। आकाश ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और उन्हें गुफा दिखाई। दादू राम और बाकी गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर पाए, पर जब उन्होंने अंदर जाकर जानवरों के निशान देखे तो उन्हें भी सच पर विश्वास होने लगा। वे समझ गए कि सदियों से चली आ रही यह कहानी केवल एक प्राकृतिक घटना और जंगली जानवरों के कारण थी जिसे लोगों ने आत्मा का श्राप मान लिया था। गांव वालों ने मिलकर उस गुफा के मुंह को बंद करवाया और झील के पास चेतावनी बोर्ड लगाए। उस दिन से अनाम झील का श्राप खत्म हो गया। आकाश ने गांव वालों को सिर्फ एक रहस्य से ही नहीं बचाया बल्कि उनके मन से डर और अंधविश्वास भी दूर किया। गांव वाले अब उस झील को ज्ञान की झील कहने लगे क्योंकि उसने उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया था। पुनीत और सुमित अपने काम में सफल रहे। एक वैज्ञानिक और एक पत्रकार ने मिलकर एक प्राचीन रहस्य का पर्दाफाश किया, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी सबसे भयानक कहानियों के पीछे भी एक बहुत ही साधारण और तार्किक सच्चाई छिपी होती है। पुनीत और राकेश ने उस रात जो कुछ देखा था वह उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उन्होंने गांव वालों को वीरू के बारे में सच बताया कि कैसे वीरू एक तांत्रिक था और वर्षों से चुड़ैल का सामना कर रहा था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वीरू को अपना हीरो मान लिया। लेकिन पुनीत के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। जब वह कानपुर लौटा तो उसने अपने दोस्त राकेश से कहा, राकेश, मुझे लगता है कि लाल घाटी का रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब? राकेश ने घबरा कर पूछा। हमने देखा कि चुड़ैल खत्म हो गई और वीरू ने सारे राज खोल दिए। हाँ, पर तुमने एक बात पर ध्यान दिया? जब हम उस रात लाल घाटी में थे मैंने देखा था कि चुड़ैल लोगों की आत्माओं को पत्थरों में कैद करती थी, पर उन पत्थरों पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। वो किसी भी आम भाषा के प्रतीक नहीं थे। वे बहुत पुराने और रहस्यमय लग रहे थे। और वीरू ने हमें सिर्फ इतना बताया कि वह एक तांत्रिक है, पर उसने यह नहीं बताया कि वह ताबीज उसे कहां से मिला था और चुड़ैल का इतिहास क्या था। ऐसा लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। राकेश ने भी सोचा और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब मैंने वीरू से पूछा कि क्या चुड़ैल के जाने से सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। पुनीत का मन बेचैन हो उठा। उसने तय किया कि वह वापस हिमाचल जाएगा और उस रहस्य की तह तक पहुंचेगा। इस बार उसने अकेले जाने का फैसला किया। राकेश ने उसे बहुत रोका, पर पुनीत का मन नहीं माना। वह जानता था कि यह सफर खतरनाक है, पर सच जानने की ललक उसे खींच रही थी। कानपुर से हिमाचल की यात्रा पर निकलने से पहले पुनीत ने उन पत्थरों पर बने प्रतीकों की तस्वीर ली थी। उसने उन तस्वीरों को इंटरनेट पर खोजा, पर कोई जानकारी नहीं मिली। यह प्रतीक किसी भी जाट सभ्यता के नहीं थे। पुनीत वापस उसी गांव पहुंचा जहां जितेंद्र नेगी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जितेंद्र नेगी ने पुनीत को बताया कि वीरू कुछ दिन बाद गांव से चला गया और किसी को नहीं पता कि वह कहां गया। पुनीत ने जितेंद्र नेगी से पूछा, क्या वीरू ने कभी किसी से उस चुड़ैल के बारे में कोई और बात की थी? जितेंद्र नेगी ने सोचा और बोले, हाँ, एक बार उसने मुझसे कहा था कि यह चुड़ैल अकेली नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली रक्त बीज है जिसके कई रूप हैं और इसे पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है। यह सिर्फ एक रूप था जो यहां रहता था। यह सुनकर पुनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब था कि खतरा अभी टला नहीं था। उसने जितेंद्र नेगी से वीरू के घर का पता पूछा और वहां पहुंच गया। वीरू का घर खाली था, पर वहां एक पुरानी डायरी मिली जो धूल से ढकी हुई थी। पुनीत ने डायरी खोली और देखा कि वह बहुत ही पुरानी थी। उसमें संस्कृत और कुछ ऐसी भाषा में लिखा था जिसे वह पहचान नहीं पाया, लेकिन उसमें कुछ स्केच बने थे जो उन पत्थरों पर बने प्रतीकों से मेल खाते थे। डायरी में एक जगह पर एक नक्शा भी था जो लाल घाटी के पास एक और घाटी की तरफ इशारा कर रहा था। नक्शे के नीचे लिखा था, काला पहाड़ की घाटी। पुनीत समझ गया कि वीरू ने जानबूझकर यह जानकारी अधूरी रखी थी।
उसे पता था कि लाल घाटी में जो कुछ हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। काला पहाड़ की घाटी ही असली जगह थी, जहां शायद उस चुड़ैल की असली जड़ें थीं। अगली सुबह पुनीत ने बिना किसी को बताए अपनी यात्रा शुरू कर दी। इस बार उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। वह डर और उत्सुकता के बीच फंसा हुआ था। वह जानता था कि इस घाटी में जाना और भी खतरनाक हो सकता है। जैसे जैसे वह काला पहाड़ की घाटी के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और चारों ओर का माहौल अजीब सा होने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई थी और पेड़ों की पत्तियां भी शांत थीं। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति किसी खतरे का एहसास कर रही हो। काला पहाड़ की घाटी का नाम क्यों पड़ा, ये पुनीत को अब समझ आया। यहाँ के पहाड़ सचमुच काले दिखते थे, जैसे जलकर राख हो गए हों। घाटी में एक भयानक सन्नाटा था। बीच में एक छोटी नदी बह रही थी, जिसका पानी काला और बदबूदार था। चलते चलते पुनीत को एक पुराना मंदिर मिला, जो खंडहर हो चुका था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी वही प्रतीक बने थे, जो पत्थरों पर थे। पुनीत ने मंदिर में प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। वहां अजीब और गरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी भयानक अनुष्ठान को दर्शाती थीं। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जो अब काले हो गए थे। पुनीत ने अपनी टॉर्च जलाई। मंदिर के बीचों बीच एक अजीब सी वेदी थी, जिस पर एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति उसी चुड़ैल की थी जो लाल घाटी में थी। मूर्ति के चारों ओर कुछ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। पुनीत ने मूर्ति को छुआ तो वह ठंडी थी, पर उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। तभी उसे मंदिर के दूसरे छोर पर एक रास्ता दिखा, जो नीचे की तरफ जाता था। वह एक भूमिगत सुरंग थी। पुनीत ने सोचा कि शायद वीरू ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। वह सुरंग में उतर गया। सुरंग अंधेरी और नम थी। दीवारों पर लगे पत्थरों से पानी टपक रहा था। चलते चलते पुनीत को एक और अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुका और पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च घुमाई और देखा कि दीवारों पर भी वही प्रतीक बने हुए हैं, जो पत्थरों पर थे। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद सुरंग एक बड़े हॉल में खुल गई। ये एक गुप्त तहखाना था। तहखाना बहुत बड़ा था और बीच में एक ज्वलंत कुंड था, जिसमें आग जल रही थी, पर उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था। कुंड के चारों ओर कई पत्थर की मूर्तियां रखी हुई थीं। ये वही मूर्तियां थीं जिनमें चुड़ैल लोगों की आत्माओं को कैद करती थी। पुनीत ने देखा कि इन मूर्तियों में एक मूर्ति राकेश के चेहरे जैसी लग रही थी। वह घबरा गया और उस मूर्ति के पास गया। उसने देखा कि वह राकेश की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। पुनीत ने राहत की सांस ली, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे तहखाने के कोने में एक और वेदी दिखाई दी। उस वेदी पर कुछ किताबें और एक लोहे की पेटी रखी थी। पेटी बहुत पुरानी थी और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। पुनीत ने उस पेटी को छुआ तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा। पेटी का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक काला पत्थर था, जिसमें से एक लाल रोशनी निकल रही थी। पुनीत ने देखा कि उस पत्थर पर भी वही प्रतीक बने हुए थे, जो उसने देखे थे। वह समझ गया कि यह पत्थर ही उस चुड़ैल की असली शक्ति का स्रोत था। शायद यह रक्त बीज का ही एक हिस्सा था। तभी उसे एक भयानक आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल थी, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयानक लग रही थी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा लाल थीं और उसका शरीर पूरी तरह से काले धुएं से बना हुआ था। तुम यहां क्या कर रहे हो इंसान? चुड़ैल की आवाज गूंजी, जो तहखाने में गूंज रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? मैं अनंत हूं। मैं इस पत्थर में सदियों से हूं और तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। मुझे बस इंसान की हवस चाहिए और फिर उसका खून। पुनीत समझ गया कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाईं। पुनीत ने हिम्मत करके उस काले पत्थर को उठाया और उसे फेंकने की कोशिश की, पर पत्थर बहुत भारी था। वह गिर पड़ा और पेटी से बाहर निकल गया। जैसे ही पत्थर नीचे गिरा, एक भयानक आवाज हुई और तहखाना कांपने लगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। ना समझ, तुमने सोचा कि इस पत्थर को फेंकने से मैं खत्म हो जाऊंगी? यह तो मेरी शक्ति का स्रोत है। अचानक तहखाने की दीवारों पर बने प्रतीक चमकने लगे और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। पुनीत ने देखा कि वे प्रतीक एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक विशाल आकृति बना रहे हैं। यह कोई साधारण आकृति नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक की थी, जो उन प्रतीकों को नियंत्रित कर रहा था। यह कोई और नहीं, बल्कि वीरू था, जो चुपके से पुनीत का पीछा कर रहा था।
वीरू ने चिल्लाकर कहा, पुनीत, उस पत्थर को उस कुंड में फेंक दो, वही एक तरीका है। पुनीत ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाई और उस काले पत्थर को उठाकर उस ज्वलंत कुंड में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर कुंड में गिरा, एक भयानक धमाका हुआ और कुंड की आग नीली हो गई। चुड़ैल चीखने लगी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन इस बार धुआं खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह आग के साथ मिलकर एक और भयानक आकृति में बदल गया। वह एक विशाल रक्त बीज था जिसके कई हाथ थे और हर हाथ में एक जलता हुआ हथियार था। वीरू ने देखा कि उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसने पुनीत की तरफ देखा और कहा, मैंने सोचा था कि यह काफी होगा, पर यह रक्ताबीज पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब हमें इसे खत्म करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा, वरना यह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वीरू ने पुनीत की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इस जगह से निकलना होगा, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब पुनीत मुड़कर भागा तो उसे लगा कि वह भाग नहीं पा रहा है। उसका शरीर भारी हो गया था। तहखाने की दीवारों पर लगे पत्थर भी चमक रहे थे और उसमें से भी कुछ अजीब आकृतियां निकल रही थीं। पुनीत ने देखा कि वह अकेला नहीं है। उस रक्तबीज ने उन सभी लोगों की आत्माओं को फिर से जगा दिया था जिन्हें उसने कैद किया था, और वे सभी अब उसके गुलाम बन चुके थे। पुनीत ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह उन्हीं लोगों से घिरा हुआ है जो पत्थर बन गए थे। उनमें से एक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके शरीर से कुछ खींचने लगा। क्या पुनीत बच पाएगा? क्या वीरू इस रक्त बीज को रोक पाएगा? और क्या ये लोग कभी आजाद हो पाएंगे? पुनीत ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह उन्हीं लोगों से घिरा हुआ है जिनकी आत्माओं को चुड़ैल ने पत्थरों में कैद कर रखा था। लेकिन अब वे पत्थर की मूर्तियां नहीं थे, बल्कि भयानक भूरे रंग के प्राणी बन गए थे जिनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। उनमें से एक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके शरीर से कुछ खींचने लगा। पुनीत ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग किया जा रहा है। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकली। तभी वीरू की आवाज गूंजी, पुनीत, अपनी आंखें बंद करो, इन पर ध्यान मत दो। पुनीत ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे लगा कि उसके शरीर का खिंचाव कम हो रहा है। वह आंखें बंद करके वीरू की आवाज की तरफ बढ़ा। वीरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रक्त बीज को रोकने की कोशिश की, पर रक्त बीज का आकार बढ़ता ही जा रहा था और उसकी शक्ति भी। रक्त बीज ने अपने एक हाथ से वीरू को दूर फेंक दिया। वीरू एक दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। पुनीत ने आंखें खोली और देखा कि वह अकेला है। उन भूरे प्राणियों ने उसे घेर लिया था। तभी एक भूरा प्राणी चिल्लाया, भागो, ये रक्त बीज हमें भी खत्म कर देगा। पुनीत हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि ये प्राणी क्या कह रहे हैं। तभी उन भूरे प्राणियों में से एक ने पुनीत का हाथ पकड़ा और उसे एक दीवार की तरफ खींचा। दीवार पर एक गुप्त दरवाजा था जो तहखाने से बाहर निकलता था। जल्दी, प्राणी ने कहा, भागो, वरना तुम भी हमारी तरह गुलाम बन जाओगे। पुनीत को समझ में आया कि ये प्राणी वास्तव में लोग थे जिनकी आत्माओं को कैद किया गया था और अब रक्त बीज ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। पर उनकी आत्माओं में कुछ इंसानी भावनाएं अभी भी बची थीं। वे पुनीत की मदद करना चाहते थे। पुनीत उस गुप्त दरवाजे से बाहर भागा। वह वापस उसी मंदिर के पास पहुंचा जहां से वह तहखाने में गया था। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि काला पहाड़ की घाटी पूरी तरह से बदल गई है। पहाड़ अब और भी काले दिख रहे थे और चारों ओर एक अजीब सी लाल धुंध छाई हुई थी। पेड़ पौधे मुरझा गए थे और हवा में एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा लगा जैसे पूरी घाटी मर चुकी हो। पुनीत भागा और वापस गांव पहुंचा। उसने जितेंद्र नेगी और गांव वालों को जो कुछ देखा वह सब बताया। गांव वाले डर गए, पर उन्होंने पुनीत की बात पर यकीन किया। उन्होंने देखा था कि पुनीत की आंखों में जो डर था वह सच्चा था। अब क्या होगा? जितेंद्र नेगी ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें वीरू को बचाना होगा, पुनीत ने कहा। वही एकमात्र व्यक्ति है जो इस रक्त बीज को समझता है। हमें वापस जाना होगा। गांव वाले डर गए, पर पुनीत की बातों में एक अजीब सी हिम्मत थी। वे सभी एक साथ काला पहाड़ की घाटी की तरफ गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न तो वह मंदिर था, न ही वह तहखाना। पूरी घाटी एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी जिसके अंदर से धुएं की बदबू आ रही थी। यह कैसे हो सकता है? पुनीत ने हैरान होकर पूछा। यहां मंदिर था, तहखाना था। जितेंद्र नेगी ने कहा,
ऐसा लगता है कि रक्त बीज ने उस जगह को अपने अंदर समा लिया है। गांव वाले घबराकर वापस चले गए, पर पुनीत ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि वीरू अभी भी वहां है और वह उसे बचा सकता है। उसने एक लंबी रस्सी ली और अकेले ही उस खाई में उतरने का फैसला किया। पुनीत धीरे धीरे खाई में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। खाई के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी भी भयानक आवाज से कहीं ज्यादा डरावना था। पुनीत को लगा कि उसकी सांस रुकने लगी है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि खाई की दीवारें भी उन प्रतीकों से भरी हुई थीं, जो उसने तहखाने में देखे थे। नीचे पहुंचकर पुनीत ने देखा कि वह एक बड़ी सुरंग में आ गया है, जो सीधे उस तहखाने तक जाती थी। पर इस बार तहखाना बिल्कुल अलग था। यह अब एक तहखाना नहीं था, बल्कि एक जीवित प्राणी जैसा लग रहा था। दीवारों पर अजीब सी नसें थीं, जो धड़क रही थीं, और उन नसों में लाल खून बह रहा था। तहखाने के बीच में वह ज्वलंत कुंड अभी भी जल रहा था, पर उसकी आग और भी नीली हो गई थी। पुनीत ने देखा कि वीरू एक कोने में पड़ा हुआ है और उसके शरीर से खून बह रहा है। वीरू बेहोश था। पुनीत ने जल्दी से वीरू को उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की। तभी एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी रक्त बीज की थी। रक्त बीज अब एक और भयानक रूप में बदल गया था। वह पूरे तहखाने को घेरे हुए था और उसके कई हाथ थे, जो दीवारों से बाहर निकल रहे थे। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? रक्त बीज ने पूछा। मैं सदियों से इस धरती पर हूं। मैं उन सभी लोगों की आत्माओं से बना हूं, जिन्हें इस धरती ने अन्याय किया है। पुनीत ने देखा कि रक्त बीज का शरीर उन सभी लोगों की आत्माओं से बना था, जो कभी गायब हो गए थे। यह सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जो लोगों के दर्द और अन्याय से बना था। तुम क्यों लोगों को मारते हो? पुनीत ने हिम्मत करके पूछा। मैं उन्हें मारता नहीं हूं, रक्तबीज ने कहा। मैं उन्हें आजाद करता हूं। इस दुनिया ने उन्हें सिर्फ दर्द दिया है। मैं उन्हें अपने अंदर समाकर इस दर्द से मुक्ति देता हूं। पुनीत ने सोचा, यह तो बहुत ही भयानक है। उसने देखा कि रक्तबीज का एक हाथ वीरू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पुनीत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वीरू को खींचकर एक दूसरे कोने में ले गया। तुम नहीं समझोगे, रक्तबीज ने कहा। तुम इंसान हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। पर मैंने सदियों से यह देखा है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा देता है, अन्याय करता है और मारता है। मैं उस दर्द से बना हूं। पुनीत को समझ में आया कि रक्तबीज एक दुष्ट प्राणी नहीं था, बल्कि वह उन सभी लोगों की आत्माओं का प्रतीक था, जिन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा था, और वह उन्हें अपने अंदर समाकर एक नई दुनिया बनाना चाहता था। लेकिन यह दुनिया सिर्फ दर्द और नफरत से बनी थी। पुनीत को पता था कि अगर रक्तबीज सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पुनीत ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने देखा कि तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था, जो चमक रहा था। यह वही पत्थर था जो रक्तबीज की असली शक्ति का स्रोत था। पुनीत को पता था कि उसे इस पत्थर को खत्म करना होगा। वीरू, पुनीत ने चिल्लाकर कहा, जागो, हमें इस पत्थर को खत्म करना होगा। वीरू धीरे धीरे जागा और देखा कि पुनीत और वह रक्तबीज से घिरे हुए हैं। वीरू ने अपनी सारी शक्ति लगाई और एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र से एक नीली रोशनी निकली, जिसने रक्तबीज को रोक दिया। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है पुनीत, वीरू ने कहा। यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हें इस पत्थर को छूना होगा और इसकी शक्ति को सोखना होगा। पुनीत को यह सुनकर झटका लगा। वह जानता था कि यह बहुत ही खतरनाक है। अगर वह इस पत्थर को छूता है तो वह भी एक रक्तबीज बन सकता है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत की और उस पत्थर की तरफ बढ़ा। रक्तबीज जोर जोर से हंसने लगा। तुम ना समझ हो। तुम अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को नहीं सोख सकते। तुम सिर्फ मेरे गुलाम बन जाओगे। पुनीत ने डर को पीछे छोड़ दिया और पत्थर को छुआ। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक भयानक ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी। उसे लगा कि उसका शरीर जल रहा है। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही थी। पुनीत की आंखों के सामने एक भयानक दुनिया दिखाई दी, जहां सिर्फ दर्द और नफरत थी। रक्तबीज हंसने लगा। तुम अब मेरे हो। तुम मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ, और अब हम दोनों एक हो जाते हैं। पुनीत को लगा कि वह हार गया है। तभी उसे अपने दोस्तों और परिवार का चेहरा याद आया। उसे लगा कि वह अपनी दुनिया को नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस ऊर्जा को अपने शरीर में सोखने की कोशिश की।
रक्त बीज हैरान था। वह नहीं जानता था कि एक इंसान के पास इतनी हिम्मत हो सकती है। पुनीत ने धीरे धीरे रक्त बीज की शक्ति को सोखना शुरू किया। रक्त बीज का आकार धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी आंखें नीली होने लगीं। तुम यह कैसे कर सकते हो? रक्त बीज ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ दर्द और नफरत से नहीं बनी है, पुनीत ने कहा। यह प्यार और हिम्मत से भी बनी है। पुनीत ने पूरी शक्ति से उस पत्थर को निचोड़ दिया। पत्थर टूट गया और उसमें से एक सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे तहखाने को भर दिया। रक्त बीज चिल्लाया और एक धुएं में बदल गया। वह धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो पुनीत ने देखा कि वह अकेला है। वीरू कहीं नहीं था और न ही कोई दूसरा प्राणी। तहखाना वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया था। वह खंडहर बन गया था। पुनीत को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। वह धीरे धीरे बाहर निकला और गांव की तरफ गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग बहुत ही हैरान थे। वे उससे दूर भाग रहे थे। पुनीत ने जितेंद्र नेगी को देखा और उनसे पूछा, क्या हुआ? जितेंद्र नेगी ने घबराकर कहा, तुम यहां कैसे हो? तुम तो क्या? पुनीत ने पूछा। तुम तो 1 साल पहले ही गायब हो गए थे, जितेंद्र नेगी ने कहा। पुनीत को यह सुनकर झटका लगा। उसे लगा कि वह कुछ ही घंटों के लिए गया था, पर 1 साल बीत चुका था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक पुराना सिक्का मिला जो काला पहाड़ की घाटी के प्रतीक से बना था। पुनीत ने जब अपने हाथ देखे तो वे बूढ़े हो गए थे। उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां थीं। वह 1 साल के लिए कहाँ था? क्या वह सच में 1 साल के लिए गया था? क्या वह रक्त बीज की दुनिया में फंस गया था? और वह सिक्का क्या था? क्या वह रक्त बीज की शक्ति का प्रतीक था? पुनीत ने जब जितेंद्र नेगी के मुंह से सुना कि वह 1 साल से गायब था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह पागल हो गया है। उसने अपने चेहरे को छुआ तो महसूस हुआ कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और बाल भी लंबे हो गए थे। लेकिन उसके मन में अभी भी वह भयानक तहखाना, रक्त बीज और वीरू की यादें ताजा थीं। गांव वालों ने उसे घूरना शुरू कर दिया जैसे वह कोई भूत हो। जितेंद्र नेगी ने उसे अपने घर ले जाकर पानी दिया। मैं कहाँ था? पुनीत ने हकलाते हुए पूछा। जितेंद्र नेगी ने बताया, जब तुम काला पहाड़ की घाटी में गए थे तो तुम कई दिनों तक वापस नहीं लौटे। हमने तुम्हारी बहुत खोज की पर तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। गांव वालों ने सोचा कि तुम भी उन लोगों की तरह गायब हो गए हो जिनकी आत्माओं को चुड़ैल ने कैद कर लिया था। पुनीत ने अपनी जेब में हाथ डाला और उस अजीब से सिक्के को निकाला। सिक्के पर वही प्रतीक बने हुए थे जो उसने तहखाने की दीवारों पर देखे थे। पुनीत समझ गया कि यह कोई साधारण सिक्का नहीं था, बल्कि वह उसकी यात्रा का सबूत था। यह सिक्का उस समय का प्रतीक था जो उसने रक्त बीज के तहखाने में बिताया था। यह सिक्का, पुनीत ने कहा, यह उस तहखाने में मिला था। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां समय अलग तरह से काम करता था। जितेंद्र नेगी ने कहा, ऐसा तो हमारी किंवदंतियों में भी है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान की चेतना समय से आगे बढ़ जाती है, पर उसका शरीर पीछे रह जाता है। पुनीत को याद आया कि रक्त बीज ने कहा था, मैं सदियों से इस धरती पर हूं। इसका मतलब था कि रक्त बीज समय के आयाम में रहता था और जिसने भी उसकी शक्ति को सोखा था वह भी उस आयाम में फंस गया था। मुझे लगता है कि वीरू ने मुझे वहां इसलिए छोड़ा था ताकि मैं इस सच्चाई को बाहर ला सकूं, पुनीत ने कहा। पर वह कहाँ है? जितेंद्र नेगी ने कहा, हमें लगता है कि वह भी उसी खाई में गिर गया था। हमने उसे भी बहुत ढूंढा। पुनीत ने तय किया कि उसे वापस उस खाई में जाना होगा। वह जानता था कि यह खतरनाक है, पर वह सच की तह तक पहुंचना चाहता था। रात के अंधेरे में पुनीत अकेला ही काला पहाड़ की घाटी की तरफ गया। इस बार उसके पास कोई साथी नहीं था। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। जब वह खाई के पास पहुंचा तो उसने देखा कि खाई अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी और उसमें से एक अजीब सी हरी रोशनी निकल रही थी। हवा में अब भी वही बदबू थी जो पहले थी। पुनीत ने उस खाई में उतरने के लिए एक बार फिर रस्सी का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह नीचे उतरा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। खाई के अंदर का तापमान बहुत कम था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। नीचे पहुंचकर पुनीत ने देखा कि वह किसी तहखाने में नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह पर था जहां चारों ओर पुरानी टूटी हुई मूर्तियां रखी थीं, जिनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। ये वही मूर्तियां थीं
जिनमें चुड़ैल ने लोगों की आत्माओं को कैद किया था। लेकिन अब वे टूट चुकी थीं और उनकी आत्माएं उन मूर्तियों में से निकलकर हवा में घूम रही थीं, जैसे वे कहीं फंसी हुई हों। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जो धूल से ढकी हुई थी। ये वही डायरी थी जो उसे वीरू के घर में मिली थी। उसने डायरी खोली और उसमें आखिरी पन्ने पर एक नोट लिखा था जो वीरू की हैंडराइटिंग में था। नोट में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम समय के भ्रम से बच गए हो। रक्त बीज का अंत सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। यह सिर्फ एक शक्ति नहीं है, बल्कि यह उन सभी आत्माओं का एकीकरण है जिन्हें इस दुनिया में न्याय नहीं मिला। तुम्हें उन सभी आत्माओं को एक साथ आजाद करना होगा। इसके लिए तुम्हें इस जगह के केंद्र में जाना होगा जहां रक्त बीज का दिल धड़कता है। पुनीत ने डायरी को बंद किया और आगे बढ़ा। वह उन मूर्तियों से भरी गलियों से गुजरा और एक बड़े हॉल में पहुंचा जिसके बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था जो चमक रहा था। पुनीत ने देखा कि पत्थर से कई नसें निकल रही थीं जो पूरे हॉल की दीवारों से जुड़ी थीं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? पुनीत ने पीछे मुड़कर देखा तो वह वीरू था जो एक कोने में बैठा हुआ था। वीरू अब बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, पुनीत ने कहा। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वीरू ने कहा। मैं यहां सदियों से हूं। जब तुमने रक्त बीज को खत्म करने की कोशिश की तो उसकी कुछ शक्ति मुझ में भी आ गई। अब मैं भी उसी तरह का एक प्राणी बन गया हूं। अब मैं उन सभी आत्माओं को आजाद कर रहा हूं जो यहां फंसी हुई हैं। पुनीत ने देखा कि वीरू के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था। यह वही पत्थर था जो रक्त बीज की शक्ति का स्रोत था, पर अब वह छोटा हो गया था। तुम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? पुनीत ने पूछा। यह खत्म नहीं हो सकता, वीरू ने कहा। यह रक्त बीज एक आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक विचार है। जब तक दुनिया में अन्याय और दर्द रहेगा तब तक यह मौजूद रहेगा, पर हम इसे कमजोर कर सकते हैं। तुम्हें उन सभी आत्माओं को आजाद करना होगा जो यहां फंसी हुई हैं। पुनीत ने पूछा, लेकिन कैसे? वीरू ने कहा, तुम्हें उस पत्थर को उस कुंड में फेंकना होगा जहां रक्त बीज ने अपनी शक्ति को जमा किया था। कुंड में एक ऐसी ऊर्जा है जो इन आत्माओं को मुक्ति दे सकती है। पुनीत ने वह पत्थर लिया और उस कुंड की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक और भयानक एहसास हुआ। उसे लगा कि वीरू कोई और नहीं, बल्कि वह खुद था जो समय के भ्रम में फंस गया था। पुनीत को याद आया कि वीरू भी 1 साल पहले गायब हो गया था। तुम वीरू नहीं हो, पुनीत ने हकलाते हुए कहा। तुम मैं ही हूं। तुम वही पुनीत हो जो 1 साल पहले गया था। वीरू हंसने लगा। नहीं, मैं वीरू हूं, पर तुम सही कह रहे हो। तुम यहां आकर मेरी नियति को बदल नहीं सकते। तुम भी मेरी तरह यहां फंस जाओगे। पुनीत समझ गया कि वह एक बहुत ही भयानक जाल में फंस गया था। रक्त बीज ने एक ऐसा भ्रम बनाया था जिसमें जो भी उसकी सच्चाई जानने आता था वह खुद ही एक हिस्सा बन जाता था। नहीं, पुनीत ने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी नियति को बदल दूंगा। पुनीत ने हिम्मत की और उस कुंड में कूद गया। जैसे ही वह कूदा, एक सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे तहखाने को भर दिया। वह रोशनी बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया जो वहां फंसी हुई थीं। जब वह बाहर आया तो वह गांव में था और सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। वे उससे दूर नहीं भाग रहे थे। मैं वापस आ गया हूं, पुनीत ने कहा। जितेंद्र नेगी ने कहा, पुनीत, तुम तो गए ही नहीं थे, तुम तो यहीं थे। पुनीत हैरान था। उसे लगा कि वह एक बहुत ही भयानक सपने में था। क्या यह सब सच था? क्या वह सच में 1 साल के लिए गायब हो गया था? पुनीत ने अपने हाथ को देखा जो बूढ़े नहीं थे। उसकी दाढ़ी भी नहीं बढ़ी हुई थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वह सिक्का नहीं मिला। उसे लगा कि वह एक भयानक सपने में था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक पुराना सिक्का रखा था जो वही था जो उसने तहखाने में देखा था। पुनीत समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था, वह सच में गया था। वह समय के आयाम में फंस गया था और उसकी आत्मा ने उस सिक्के को उसके लिए एक निशानी के रूप में छोड़ दिया था। क्या वह वापस जाएगा? क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह अपनी नियति को बदल पाएगा? पुनीत ने मेज पर रखे उस सिक्के को देखा। यह वही सिक्का था जो उसने तहखाने में पाया था। जब वह गांव में वापस आया तो गांव वालों ने कहा कि वह कभी गायब नहीं हुआ था, लेकिन वह सिक्का और उसके हाथ में आए झुर्रियां इस बात का सबूत थे कि वह समय के आयाम में 1 साल तक फंसा रहा था। पुनीत समझ गया कि यह सब कोई सपना नहीं था,
यह सब सच था। पुनीत ने सिक्के को उठाया और उसे ध्यान से देखा। सिक्के के दोनों तरफ वही अजीब से प्रतीक बने थे जो उसने तहखाने की दीवारों पर देखे थे। पुनीत ने सिक्के को अपनी जेब में रखा और सोचा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगली सुबह पुनीत ने अपनी बाइक ली और वापस उसी खाई की तरफ गया जहां से वह वापस आया था। इस बार वह अकेले नहीं था, उसका दोस्त राकेश भी उसके साथ था। राकेश ने पुनीत की बातों पर यकीन किया क्योंकि उसने खुद लाल घाटी में चुड़ैल को देखा था। जब वे खाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाई अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थी। खाई के अंदर से एक अजीब सी हरी रोशनी निकल रही थी जो और भी भयानक थी। पुनीत ने राकेश से कहा, राकेश, मुझे लगता है कि हमें इस बार और भी सावधानी से जाना होगा। यह जगह बहुत ही खतरनाक है। राकेश ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं पुनीत, हम इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। दोनों ने रस्सी ली और धीरे धीरे खाई में उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे उतर रहे थे, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सांस रुकने लगी है। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे एक ऐसी जगह पर थे जहां चारों ओर पुरानी टूटी हुई मूर्तियां रखी थीं, जिनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। ये वही मूर्तियां थीं जिनमें चुड़ैल ने लोगों की आत्माओं को कैद किया था, लेकिन अब वे टूट चुकी थीं और उनकी आत्माएं उन मूर्तियों में से निकलकर हवा में घूम रही थीं, जैसे वे कहीं फंसी हुई हों। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो किसी के रोने की आवाज थी। वे आवाज की तरफ गए और देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो रो रहा था। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वीरू था। वीरू अब बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। वीरू, पुनीत ने चिल्लाकर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वीरू ने रोते हुए कहा, मैं यहां फंसा हुआ हूं। मैंने उस रक्त बीज की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, पर मैं हार गया। अब मैं भी उसी तरह का एक प्राणी बन गया हूं। पुनीत ने देखा कि वीरू के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था। यह वही पत्थर था जो रक्त बीज की शक्ति का स्रोत था, पर अब वह बहुत ही छोटा हो गया था। तुम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? पुनीत ने पूछा। यह खत्म नहीं हो सकता, वीरू ने कहा। यह रक्त बीज एक आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक विचार है। जब तक दुनिया में अन्याय और दर्द रहेगा, तब तक यह मौजूद रहेगा, पर हम इसे कमजोर कर सकते हैं। तुम्हें उन सभी आत्माओं को आजाद करना होगा जो यहां फंसी हुई हैं, पुनीत ने पूछा। लेकिन कैसे? वीरू ने कहा, तुम्हें उस पत्थर को उस कुंड में फेंकना होगा जहां रक्त बीज ने अपनी शक्ति को जमा किया था। कुंड में एक ऐसी ऊर्जा है जो इन आत्माओं को मुक्ति दे सकती है। पुनीत ने हिम्मत की और उस कुंड की तरफ बढ़ा, पर राकेश ने उसे रोक दिया। पुनीत, रुको, राकेश ने कहा। मुझे लगता है कि वीरू हमें धोखा दे रहा है। पुनीत ने हैरान होकर राकेश की तरफ देखा। राकेश ने कहा, मैंने गांव में जितेंद्र नेगी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वीरू कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि वह एक वैज्ञानिक था जो ऐसी ऊर्जाओं पर काम करता था। उसने एक ऐसी ऊर्जा को खोज निकाला था जो इंसानों की चेतना को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन उसके प्रयोग विफल हो गए और वह खुद ही उस ऊर्जा का शिकार बन गया। यह सुनकर पुनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि वह एक बहुत ही भयानक जाल में फंस गया था। वीरू एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक था जो अपनी गलती का शिकार बन गया था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, पुनीत ने हकलाते हुए कहा। तभी वीरू हंसने लगा। तुम ना समझ हो, तुम अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को नहीं सोख सकते। तुम सिर्फ मेरे गुलाम बन जाओगे। पुनीत ने देखा कि वीरू की आंखें लाल हो गई थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह एक और रक्त बीज बन रहा था। पुनीत ने हिम्मत की और उस पत्थर को राकेश की तरफ फेंका। राकेश ने तुरंत पत्थर को पकड़ा, पर उसे एक जबरदस्त झटका लगा। राकेश के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। राकेश का शरीर धीरे धीरे नीले रंग का होने लगा और उसकी आंखें चमकने लगी। वह भी एक और रक्त बीज में बदलने लगा था। तुमने क्या किया पुनीत? राकेश ने चिल्लाकर कहा। तुमने मुझे भी फंसा दिया। पुनीत समझ गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपने दोस्त को खो दिया था। पुनीत ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसे याद आया कि जब उसने पहले रक्त बीज को खत्म किया था, तो उसने उसे प्यार और हिम्मत की शक्ति से खत्म किया था। पुनीत ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपने मन में अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्यार का चेहरा याद किया। उसने अपने मन में एक मंत्र दोहराना शुरू किया।
मैं प्यार हूं, मैं हिम्मत हूं। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने वीरू और राकेश को रोक दिया। ये क्या है? वीरू ने हैरान होकर पूछा। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम गलत हो वीरू, पुनीत ने कहा। तुम सिर्फ दर्द और नफरत से नहीं बने हो, तुम प्यार और हिम्मत से भी बने हो। पुनीत ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को निचोड़ दिया। पत्थर टूट गया और उसमें से एक सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे तहखाने को भर दिया। वह रोशनी बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया जो वहां फंसी हुई थीं। जब सब कुछ शांत हुआ तो पुनीत ने देखा कि वह अकेला था। वीरू और राकेश कहीं नहीं थे और न ही कोई दूसरा प्राणी। तहखाना वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया था। वह खंडहर बन गया था। पुनीत धीरे धीरे बाहर निकला और गांव की तरफ गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। वे उससे दूर नहीं भाग रहे थे। मैं वापस आ गया हूं, पुनीत ने कहा। जितेंद्र नेगी ने कहा, पुनीत, तुम कहां थे? हम तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुनीत हैरान था। उसे लगा कि वह कुछ ही घंटों के लिए गया था, पर जितेंद्र नेगी ने कहा कि वह 3 दिन के लिए गायब हो गया था। पुनीत ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वह सिक्का नहीं मिला। उसे लगा कि वह एक भयानक सपने में था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक पुराना सिक्का रखा था, जो वही था जो उसने तहखाने में देखा था। पुनीत ने सिक्के को उठाया और देखा कि उसके एक तरफ वही प्रतीक बने थे, पर दूसरी तरफ एक नया प्रतीक बन गया था, जो एक इंसान का था, जो अपनी आंखों से नीली रोशनी निकाल रहा था। पुनीत समझ गया कि उसने रक्त बीज को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसने उसकी शक्ति को सोख लिया था। अब वह खुद एक नया रक्त बीज बन गया था, जो प्यार और हिम्मत से बना था। क्या वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा? पुनीत ने मेज पर रखे उस सिक्के को देखा। यह वही सिक्का था जो उसने तहखाने में पाया था। जब वह गांव में वापस आया तो गांव वालों ने कहा कि वह कभी गायब नहीं हुआ था, लेकिन वह सिक्का और उसके हाथ में आए झुर्रियां इस बात का सबूत थे कि वह समय के आयाम में 1 साल तक फंसा रहा था। पुनीत समझ गया कि यह सब कोई सपना नहीं था, यह सब सच था। पुनीत ने सिक्के को उठाया और उसे ध्यान से देखा। सिक्के के दोनों तरफ वही अजीब से प्रतीक बने थे जो उसने तहखाने की दीवारों पर देखे थे। पुनीत ने सिक्के को अपनी जेब में रखा और सोचा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगली सुबह पुनीत ने अपनी बाइक ली और वापस उसी खाई की तरफ गया जहां से वह वापस आया था। इस बार वह अकेले नहीं था, उसका दोस्त राकेश भी उसके साथ था। राकेश ने पुनीत की बातों पर यकीन किया क्योंकि उसने खुद लाल घाटी में चुड़ैल को देखा था। जब वे खाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाई अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थी। खाई के अंदर से एक अजीब सी हरी रोशनी निकल रही थी, जो और भी भयानक थी। पुनीत ने राकेश से कहा, राकेश, मुझे लगता है कि हमें इस बार और भी सावधानी से जाना होगा। यह जगह बहुत ही खतरनाक है। राकेश ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं पुनीत, हम इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। दोनों ने रस्सी ली और धीरे धीरे खाई में उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे उतर रहे थे, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सांस रुकने लगी है। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे एक ऐसी जगह पर थे जहां चारों ओर पुरानी टूटी हुई मूर्तियां रखी थीं, जिनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। ये वही मूर्तियां थीं जिनमें चुड़ैल ने लोगों की आत्माओं को कैद किया था, लेकिन अब वे टूट चुकी थीं और उनकी आत्माएं उन मूर्तियों में से निकलकर हवा में घूम रही थीं, जैसे वे कहीं फंसी हुई हों। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो किसी के रोने की आवाज थी। वे आवाज की तरफ गए और देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो रो रहा था। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वीरू था। वीरू अब बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। वीरू, पुनीत ने चिल्लाकर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वीरू ने रोते हुए कहा, मैं यहां फंसा हुआ हूं। मैंने उस रक्त बीज की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, पर मैं हार गया। अब मैं भी उसी तरह का एक प्राणी बन गया हूं। पुनीत ने देखा कि वीरू के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था। यह वही पत्थर था जो रक्त बीज की शक्ति का स्रोत था, पर अब वह बहुत ही छोटा हो गया था। तुम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? पुनीत ने पूछा। यह खत्म नहीं हो सकता, वीरू ने कहा। यह रक्त बीज एक आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक विचार है। जब तक दुनिया में अन्याय और दर्द रहेगा, तब तक यह मौजूद रहेगा, पर हम इसे कमजोर कर सकते हैं।
तुम्हें उन सभी आत्माओं को आजाद करना होगा जो यहां फंसी हुई हैं, पुनीत ने पूछा। लेकिन कैसे? वीरू ने कहा, तुम्हें उस पत्थर को उस कुंड में फेंकना होगा जहां रक्तबीज ने अपनी शक्ति को जमा किया था। कुंड में एक ऐसी ऊर्जा है जो इन आत्माओं को मुक्ति दे सकती है। पुनीत ने हिम्मत की और उस कुंड की तरफ बढ़ा, पर राकेश ने उसे रोक दिया। पुनीत, रुको, राकेश ने कहा। मुझे लगता है कि वीरू हमें धोखा दे रहा है। पुनीत ने हैरान होकर राकेश की तरफ देखा। राकेश ने कहा, मैंने गांव में जितेंद्र नेगी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वीरू कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि वह एक वैज्ञानिक था जो ऐसी ऊर्जाओं पर काम करता था। उसने एक ऐसी ऊर्जा को खोज निकाला था जो इंसानों की चेतना को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन उसके प्रयोग विफल हो गए और वह खुद ही उस ऊर्जा का शिकार बन गया। यह सुनकर पुनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि वह एक बहुत ही भयानक जाल में फंस गया था। वीरू एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक था जो अपनी गलती का शिकार बन गया था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, पुनीत ने हकलाते हुए कहा। तभी वीरू हंसने लगा। तुम ना समझ हो, तुम अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को नहीं सोख सकते। तुम सिर्फ मेरे गुलाम बन जाओगे। पुनीत ने देखा कि वीरू की आंखें लाल हो गई थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह एक और रक्तबीज बन रहा था। अब तुम मेरे हो, वीरू ने चिल्लाकर कहा। पुनीत ने हिम्मत की और उस पत्थर को राकेश की तरफ फेंका। राकेश ने तुरंत पत्थर को पकड़ा, पर उसे एक जबरदस्त झटका लगा। राकेश के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। नहीं राकेश, पुनीत ने चिल्लाकर कहा। राकेश का शरीर धीरे धीरे नीले रंग का होने लगा और उसकी आंखें चमकने लगी। वह भी एक और रक्तबीज में बदलने लगा था। तुमने क्या किया पुनीत? राकेश ने चिल्लाकर कहा। तुमने मुझे भी फंसा दिया। पुनीत समझ गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपने दोस्त को खो दिया था। पुनीत ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसे याद आया कि जब उसने पहले रक्तबीज को खत्म किया था तो उसने उसे प्यार और हिम्मत की शक्ति से खत्म किया था। पुनीत ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपने मन में अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्यार का चेहरा याद किया। उसने अपने मन में एक मंत्र दोहराना शुरू किया, मैं प्यार हूं, मैं हिम्मत हूं। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने वीरू और राकेश को रोक दिया। यह क्या है? वीरू ने हैरान होकर पूछा। तुम यह कैसे कर सकते हो? तुम गलत हो वीरू, पुनीत ने कहा। तुम सिर्फ दर्द और नफरत से नहीं बने हो, तुम प्यार और हिम्मत से भी बने हो। पुनीत ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को निचोड़ दिया। पत्थर टूट गया और उसमें से एक सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे तहखाने को भर दिया। वह रोशनी बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया जो वहां फंसी हुई थी। जब सब कुछ शांत हुआ तो पुनीत ने देखा कि वह अकेला था। वीरू और राकेश कहीं नहीं थे और न ही कोई दूसरा प्राणी। तहखाना वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया था। वह खंडहर बन गया था। पुनीत धीरे धीरे बाहर निकला और गांव की तरफ गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। वे उससे दूर नहीं भाग रहे थे। मैं वापस आ गया हूं, पुनीत ने कहा। जितेंद्र नेगी ने कहा, पुनीत, तुम कहां थे? हम तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुनीत हैरान था। उसे लगा कि वह कुछ ही घंटों के लिए गया था, पर जितेंद्र नेगी ने कहा कि वह 3 दिन के लिए गायब हो गया था। पुनीत ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वह सिक्का नहीं मिला। उसे लगा कि वह एक भयानक सपने में था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक पुराना सिक्का रखा था, जो वही था जो उसने तहखाने में देखा था। पुनीत ने सिक्के को उठाया और देखा कि उसके एक तरफ वही प्रतीक बने थे, पर दूसरी तरफ एक नया प्रतीक बन गया था, जो एक इंसान का था, जो अपनी आंखों से नीली रोशनी निकाल रहा था। पुनीत समझ गया कि उसने रक्तबीज को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसने उसकी शक्ति को सोख लिया था। अब वह खुद एक नया रक्तबीज बन गया था, जो प्यार और हिम्मत से बना था। पुनीत ने मेज पर रखे उस सिक्के को उठाया। यह वही सिक्का था जो उसे तहखाने में मिला था। एक तरफ उन अजीब प्रतीकों की नक्काशी थी जो उसने अपनी भयानक यात्रा के दौरान देखे थे। दूसरी तरफ अब एक नया प्रतीक उभरा था, एक इंसान की आकृति जिसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। पुनीत समझ गया था कि यह सिक्का कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा और रक्तबीज की शक्ति के मेल का प्रतीक था। उसने रक्तबीज को नष्ट नहीं किया था, बल्कि उसकी शक्ति को सोखकर वह खुद ही उस शक्ति का नया वाहक बन गया था। यह सच उसके लिए एक बोझ की तरह था।
गांव वाले उसे सामान्य व्यक्ति की तरह देखते थे। उनके लिए वह बस 3 दिन के लिए गांव से अनुपस्थित था। लेकिन पुनीत जानता था कि वह 3 दिनों के लिए नहीं, बल्कि 1 साल के लिए एक दूसरे आयाम में फंसा हुआ था। वह उस दुनिया को देख सकता था जहां दर्द और अन्याय के कारण आत्माएं भटकती थीं। वह उन लोगों की पीड़ा को महसूस कर सकता था जिन्हें कोई नहीं समझ पाया। पुनीत ने सोचा कि उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। वह जानता था कि अगर वह इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो वह खुद ही एक नया रक्त बीज बन जाएगा जो केवल दर्द और नफरत से बना होगा। उसने तय किया कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद करने और उन्हें अन्याय से बचाने के लिए करेगा। उसने अपना जीवन उन लोगों को समर्पित करने का फैसला किया जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ दिया था। पुनीत वापस अपने शहर कानपुर लौट गया। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच दिया। उससे मिले पैसे का इस्तेमाल उसने एक एनजीओ शुरू करने में किया जिसका नाम न्याय का उजाला था। उसका मकसद उन लोगों की मदद करना था जिनके साथ अन्याय हुआ था। अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह उन लोगों की कहानियों को सुन सकता था और उनकी मदद कर सकता था जिन्हें कोई नहीं देख पाता था। एक रात जब पुनीत अपने दफ्तर में था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी और वह हंसी बहुत ही भयानक थी। पुनीत ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि एक काली परछाई शहर के ऊपर मंडरा रही है। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि उसी चुड़ैल की थी जो लाल घाटी में थी। पुनीत हैरान था। उसने सोचा था कि चुड़ैल खत्म हो गई है, लेकिन वह गलत था। वह चुड़ैल अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने देखा कि चुड़ैल अब लोगों की आत्माओं को कैद नहीं कर रही थी, बल्कि वह उन्हें एक भयानक सपना दिखा रही थी जिसमें लोग अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहे थे। लोग अपनी ही कल्पनाओं के शिकार बन रहे थे। पुनीत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चुड़ैल को रोकने की कोशिश की, पर चुड़ैल की हंसी और भी तेज हो गई। वह जानता था कि यह चुड़ैल रक्त बीज की एक शाखा है और उसे खत्म करना नामुमकिन है। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी जो बहुत ही धीमी थी। वह आवाज राकेश की थी जो कहीं फंसा हुआ था। राकेश ने कहा, पुनीत, तुम गलत हो। चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता, पर तुम उसे रोक सकते हो। पुनीत ने अपनी आंखें खोली और देखा कि राकेश कहीं नहीं था। यह सिर्फ एक भ्रम था। उसे समझ में आया कि यह चुड़ैल भी एक तरह का भ्रम था जो लोगों को डराने के लिए बनाया गया था। पुनीत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को उस चुड़ैल के सपने में प्रवेश कराया। उसने देखा कि चुड़ैल लोगों को उनके सबसे बड़े डर का सामना करा रही थी। एक आदमी अपने अतीत के दर्द से गुजर रहा था तो एक औरत अपने अकेलेपन से लड़ रही थी। पुनीत ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के मन में आशा और प्यार का बीज बोना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी। वह हंसने के बजाय रोने लगी। तुम यह कैसे कर सकते हो? चुड़ैल ने हैरान होकर पूछा। तुम एक इंसान होकर मेरे भ्रम को कैसे तोड़ सकते हो? क्योंकि प्यार और हिम्मत दर्द और नफरत से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, पुनीत ने कहा। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वह धुआं दूर चला गया और लोग अपने भयानक सपने से बाहर आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, पर उन्हें लगा कि वे एक बुरे सपने से जाग गए हैं। पुनीत जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। रक्त बीज की कई शाखाएं थीं और उसे उन सबको खत्म करना होगा। यह उसका आखिरी मिशन था। उसने अपनी जेब से वह सिक्का निकाला और देखा कि सिक्के पर बना प्रतीक और भी चमक रहा था। पुनीत ने अब तक जो भी अनुभव किया था वह एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रखकर सच्चाई की तरफ ले जाती थी। यह कहानी आज भी लोगों को बताई जाती है और लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि क्या लाल घाटी का रहस्य सच था, और तरह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।